हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। पृथ्वी सर की दी अर्थ एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज होली का दिन है और होली के दिन भी आपके लिए लाइव क्लास लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके जीवन में नई खुशियाँ आए, नई उमंगें आएँ और होली के जो रंग उड़ रहे हैं वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी रंगीन हो जाए। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक और क्लास लेकर आए हैं जो बहुत ही धमाकेदार टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों। हर्षवर्धन की क्लास लेकर आए हैं जो पुष्यभूति वंश का शासक हुआ। पुष्यभूति वंश थानेश्वर का जो था, हर्षवर्धन एक महान शासक था जिससे जो दुश्मन शत्रु थे वो कांपते थे, थर थर कांपते थे। तो दोस्तों, ये जो सिलेबस है JNU जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और उसके अंदर जितने भी जो कॉलेज आने वाले हैं उन कॉलेज में चलता है। यानी कि जोधपुर संभाग में जितने ज़िले पड़ते हैं, जैसे कि अपना जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली, इन सब ज़िलों में जो JNU के अकॉर्डिंग सिलेबस चलता है उसमें BA प्रथम वर्ष BA का जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का अभी जो सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में, इतिहास के सिलेबस में हमारे टॉपिक है हिस्ट्री में। और दी अर्थ एजुकेशन आपका चैनल है जिस पे आप पढ़ रहे हो। और ऐसे ही हम क्लासेज लगातार लेके आ रहे हैं BA की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए। तो इसके लिए आप निरंतर क्लास देखें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी पढ़ाई कर पाए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन कौन था, सबसे पहले बात करें तो इससे पहले भी हमारी एक क्लास हुई है जो थानेश्वर का पुष्यभूति वंश है उसके रिलेटेड। तो मैं कहूँगा कि इस क्लास से पहले वो क्लास ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, BA सेकेंड सेमेस्टर इतिहास की क्लास, उस प्लेलिस्ट में आपको सब क्लास क्रम वाइज मिल जाएगी। सब क्लास क्रम वाइज देखोगे तो आराम से समझ में आएगा पूरा टॉपिक। मतलब सिलेबस की शुरुआत से लगाकर एंड तक पूरा सिलेबस करवाएंगे दोस्तों। तो आप आराम से यहाँ पर पढ़िए, कॉपी पेन तैयार कर लीजिए और नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। क्लास को क्रम से देखो, बराबर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, हर्षवर्धन की शुरुआत करते हैं। तो पुष्यभूति वंश का जो शासक है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के पिताजी का नाम है जो प्रभाकर वर्धन था। इनका एक भाई था राज्यवर्धन, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। हर्षवर्धन का अगर शासनकाल की बात करें तो 606 से लगाकर 650 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने जो शासन किया था। दोस्तों, खास बात यह है हर्षवर्धन की कि ये जो शासक बना था तब इसकी उम्र महज 16 साल थी। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि 16 वर्ष की उम्र में, सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में थानेश्वर का शासक है जो हर्षवर्धन बन गया था दोस्तों। और हर्षवर्धन ने एक खास काम किया था कि राजधानी का परिवर्तन किया था। यानी इसने अपनी राजधानी को थानेश्वर से बदलकर कन्नौज कर दी थी। राजधानी परिवर्तन थाने, इसका हर्षवर्धन का मुख्य काम था। हर्षवर्धन की कुछ एक उपाधियाँ भी थी, उनकी बात करते हैं दोस्तों। उपाधियाँ शासक है जो अपने अनुसार धारण करते थे। इनकी एक उपाधि थी शिलादित्य की उपाधि हर्षवर्धन को वेनसांग ने दी थी। वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। एक इनकी उपाधि थी परम भट्टारक, एक उपाधि है महाराजा धीराज की, और अगली उपाधि है सार्वभौम परमेश्वर। यानी पूरी भूमि का एक ही परमेश्वर है, क्योंकि इन्होंने आगे जाके एक विजय नीति अपनाई थी जिसमें लगभग भारत के अधिकांश भूभागों पर अपना जो अधिकार स्थापित कर दिया था। तो ये दोस्तों उपाधियाँ थी हर्षवर्धन की। उपाधियाँ पूछे आपको तो आप बताओगे शिलादित्य, परम भट्टारक, महाराजा धीराज और सार्वभौम परमेश्वर। अब बात करते हैं कि हर्षवर्धन के बारे में जानकारी हमें इतिहास के कौन कौन से स्रोतों से मिलती है, कौन कौन सी जगहों से मिलती है। तो वो स्रोत दोस्तों कुछ एक पुरातात्विक स्रोत हैं और कुछ एक हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत उन्हें कहते हैं जो पुरातत्व से मिले हैं, यानी कि जो पुरानी चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे कोई स्तंभ लेख मिल रहे हैं, कोई शिलालेख मिल रहे हैं, कोई ताम्रपत्र मिल रहे हैं, या फिर कोई पुराने किले, हवेलियाँ, ऐसी झीलें, तालाब जानकारी मिलती है वहाँ से। तो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वो इस प्रकार है। एक दोस्तों ताम्रपत्र है बांसखेड़ा ताम्रपत्र, मधुबन ताम्रपत्र, सोनपत ताम्रपत्र, और नालंदा की कुछ मुद्राएं, नालंदा से कुछ मुद्राएं मिली है वो, और पस्तर की मुद्राएं यानी कुछ पत्थरों की पुरानी मुद्राएं मिली हैं जो हर्षवर्धन के काल की हैं, या फिर उसमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी है जो हमें मिलती है। साहित्यिक स्रोत दोस्तों 3 प्रकार के हैं, और 3 प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है ग्रंथ, किताबें, कोई लेखकों ने जो लिखा वो साहित्यिक स्रोत। दोस्तों एक सबसे बड़े स्रोत जो बाणभट्ट के हैं, बाणभट्ट की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हर्षचरित, ये इतिहास ग्रंथ है। उसके अलावा कादम्बरी बाणभट्ट का एक उपन्यास है, इसमें भी जो वर्धन वंश की जानकारी मिलती हैं। और एक है चंडी शतक जिसमें इसने कविताएं लिखी हैं। आपको बता दें कि बाणभट्ट है जो हर्षवर्धन का दरबारी कविता यानी दरबार में कविताएं सुनाया करता था। अगला दोस्तों हर्षवर्धन खुद है जो हर्षवर्धन स्वयं भी कविताएं लिखा करता था, किताबें लिखता था। तो हर्षवर्धन की भी कुछ रचनाएं हैं दोस्तों, प्रियदर्शिनी है, नागानंद है और
रत्नावली हैं। यानी हर्षवर्धन की 3 किताबें हो जाएगी हमारी, प्रियदर्शिनी, नागानंद और रत्नावली। इन 3 किताबों में हर्षवर्धन के बारे में जानकारी है जो हमें मिलती है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो चीन से भारत घूमने के लिए आया था। ये लगभग 630 ईस्वी में आया था बताते हैं, और 645 में वापस गया था। यानी 630 से लगाकर 645 तक ये ह्वेनसांग है जो भारत में रहा था। तो ह्वेनसांग ने एक किताब लिखी, अपने यात्रा का वृत्तांत लिखा था, सी यू की। उसका नाम क्या है दोस्तों? सी यू की में भी हमें वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। एक और पुस्तक है दोस्तों जो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है आर्यश्री मंजूश्री कल्प। आर्यश्री मंजूश्री कल्प में भी जो वर्धन वंश की जानकारी हमें मिलती है। ये एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें भी हमें वर्धन वंश की जानकारी है जो मिलती है दोस्तों। चलिए, ये कुछ एक इतिहास ग्रंथ थे जिसमें जानकारी मिलती है हर्षवर्धन की। अब आगे बात करते हैं कि हर्षवर्धन जब शासक बना तब उसके सामने प्रारंभ में क्या क्या समस्याएं थी, यानी शुरुआत में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हर्षवर्धन के सामने थी। तो प्रारंभिक समस्याओं की दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि हर्षवर्धन का भाई है जो राज्यवर्धन था, और जब हर्षवर्धन की एक बहन थी जिसका नाम था राज्यश्री, उसका विवाह कन्नौज का जो शासक था, मौखरी शासक ग्रहवर्मा, उसके साथ में हो रखा था। और ग्रहवर्मा की हत्या 2 जने मिलकर कर देते हैं, मालवा का शासक देवगुप्त और बंगाल का शासक शशांक। तो उसके बाद में राज्यवर्धन है जो वहाँ पर कन्नौज अपनी बहन की रक्षा करने के लिए लड़ता है, और वहाँ जाकर मालवा के शासक जो देवगुप्त हैं उसकी हत्या भी कर देता है, उसको हरा भी देता है। लेकिन जो उसका मित्र था देवगुप्त का शशांक, वो है जो राज्यवर्धन की हत्या कर देता है और कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित कर देता है शशांक, और कन्नौज से राज्यश्री को भी वहाँ से भगा देता है। तो ये कुछ काम हो जाता है। इसलिए हर्षवर्धन के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। हर्षवर्धन की उम्र भी कम थी, महज 16 वर्ष की उम्र थी, आपको पहले ही बताया। तो 4 एक प्रकार की इसके सामने समस्याएं थी। वो कौन कौन समस्याएं थी दोस्तों, देखते हैं। एक, भाई की मृत्यु का दुख, यानी हर्षवर्धन का भाई जो था राज्यवर्धन, मैंने आपको बताया कि राज्यवर्धन की मृत्यु कैसे हो गई थी। जो बंगाल का शासक था शशांक, उसने जो कन्नौज का युद्ध था उसके दौरान राज्यवर्धन को ख़त्म कर दिया था। तो भाई की मृत्यु हो गई थी, इसका दुख हो गया था, क्योंकि भाई का बहुत ज़्यादा सहयोग करता है, और एक भाई की मृत्यु हो गई तो एक भाई अकेला पड़ गया था। तो ये इसके लिए बहुत बड़ा दुख था, यानी इसकी शक्ति को बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, हानि हुई थी। दूसरी समस्या थी बहन राजश्री की समस्या। राजश्री की समस्या ये थी कि एक तो राजश्री के पति की मृत्यु हो गई थी, वो विधवा हो गई थी। दूसरी समस्या ये थी कि राजश्री अपना कन्नौज का जो राज दरबार था या फिर कन्नौज का जो उनका घर था उसको त्याग कर वो जंगलों में, विंध्याचल पर्वत के जंगलों की ओर चली गई थी, तो उसे ढूंढना था, ये समस्या था। तीसरी समस्या थी कन्नौज के उत्तराधिकार का प्रश्न, यानी राजश्री की कोई संतान भी नहीं थी। राजश्री के विवाह के कुछ समय बाद ग्रहवर्मा की हत्या हो गई, तो कब कन्नौज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये लेकर भी समस्या इसके सामने थी। अगली समस्या थी कि शशांक थानेश्वर पर आक्रमण भी करना चाहता था। शशांक कौन था दोस्तों? शशांक है जो बंगाल का शासक था, बंगाल का गौड़ शासक था शशांक, और उसने कन्नौज पर तो अधिकार ऑलरेडी कर दिया था, क्योंकि कन्नौज पर तो अधिकार करके ही बैठा था, और अब वो चाहता था कि मैं थानेश्वर पर भी, जो वर्धन वंश की राजधानी है प्रारंभिक थानेश्वर, वहाँ पर भी वो अधिकार करना चाहता था। तो ये 4 इसके सामने बड़ी समस्याएं थी। अब हर्षवर्धन बताते हैं कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति था, उसके पास में बहुत ज़्यादा दिमाग था, शक्ति भी बहुत ज़्यादा थी, और उसने उस हिसाब से काम किया ताकि सब शत्रुओं का दमन भी हो जाए, सारी समस्याओं को उसने समाधान भी कर दिया था। इसलिए हर्षवर्धन को जो महान माना गया, हर्षवर्धन को जो ताकतवर, शक्तिशाली, कुटिल बुद्धि वाला माना गया। तो फिर हर्षवर्धन क्या करता है, वहाँ पर इन परिस्थितियों में घिरा हुआ है, परेशानियों में घिरा हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान है, तब वो एक शपथ लेता है कि मैं अपने जितने भी विरोधी है, सारे विरोधी, उनको कत्लेआम कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, या फिर वो मेरी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए, या फिर वो मुझे टैक्स कर देने के लिए तैयार हो जाए, और मैं अपने साम्राज्य को उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक पूरा है जो फैला दूंगा, विस्तार कर दूंगा, और अपने सारे राजाओं को, प्रतिद्वंदियों को अपने अधीन कर दूंगा। अब हर्षवर्धन क्या करता है दोस्तों, आगे देखते हैं कि ये जो कन्नौज पर शासन करता है, कन्नौज पर खुद अपने नाम से शासन नहीं करता है, कन्नौज पर अपनी जो बहन होती है राजश्री के नाम पर कन्नौज पर शासन करता है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं दोस्तों, जो महिलाओं के नाम पर ग्रामीण परिवेश में कुछ सीटें हैं जो सरपंच की, वो आरक्षित होती हैं और महिला को सरपंच बनाया जाता है, लेकिन उस महिला के स्थान पर उसका पति होता है, वो है जो सरपंच का काम करता है, तो उसको अपन कहते हैं सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच पति भी कहते हैं कहीं कहीं।
तो वैसे वो कानूनी तो नहीं है, पर सरपंच पति आपने देखा ही होगा, सरपंच पति, सरपंच पुत्र ने ऐसे, तो वैसे ही ये राज्य स्तरीय का नाम तो चलता था, लेकिन शासन कौन करता था? हर्षवर्धन करता था। और एक हर्षवर्धन की ताकत बढ़ कैसे गई थी, पावर कैसे बढ़ गई थी कि भाई वो इतने सारे युद्ध कर पाया, इतनी सारी विजय वो हासिल कर पाया? इसका कारण ये था कि कन्नौज और थानेश्वर दोनों मिल गया था, क्योंकि थानेश्वर तो इनके पास पहले से था, कन्नौज इन्होंने जीत लिया है, तो अब दोनों मिलने के बाद इनका जो पावर था, इनकी ताकत थी, वो डबल हो गई थी। और डबल पावर के साथ में हर्षवर्धन जो भारत के अधिकांश हिस्सों को ये जीत पाया, ग्रहण कर पाया। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, अगला टॉपिक है हर्षवर्धन का विजय अभियान। हर्षवर्धन का विजय अभियान, जिसको इन्होंने दिग्विजय की नीति का क्या कहा दोस्तों? दिग्विजय नीति। दिग्विजय यानी बड़ी विजय करना। इसके बाद में जो विक्रमादित्य की उपाधि भी है, जो धारण करने वाला था हर्षवर्धन। तो दोस्तों देखते हैं कि दिग्विजय की क्या नीति थी। दिग्विजय के अंतर्गत इन्होंने कौन कौन सी विजय हैं जो की थी। पहले बात करते हैं घोषणा। हर्षवर्धन ने परेशानियों में जब घिरा हुआ था, तब इन्होंने घोषणा की, तब राजनीतिक अस्थिरता थी, यानी कि गुप्त वंश जब खत्म हो गया था, उसके बाद में हमने पढ़ा कि छोटे छोटे वंश उभर रहे थे, जैसे कि बंगाल में पाल वंश उभर रहा था, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश था, कन्नौज में देखें तो मोखरी वंश था, और मगध और वहाँ के आसपास के क्षेत्र में परवर्ती गुप्त वंश था। तो ऐसे छोटे छोटे राजा उभर रहे थे, यानी एकता जो स्थापित नहीं हो पा रही थी, एक बड़ा शासक यहाँ पर नहीं था। ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन क्या घोषणा करता है कि वो घोषणा करता है कि मैं अपने आर्य का यहाँ पर पिताजी को, यानी मैं अपने पिता के चरणों की शपथ खाता हूँ कि कुछ ही दिनों के भीतर पृथ्वी को गौड़ों से मुक्त कर दूंगा, यानी गौड़ जो शासक है उनसे मुक्त कर दूंगा, और जो अन्य राजा है, अन्य राजाओं के पैरों की बेड़ियों से धरती को प्रकंपित कर दूंगा, नहीं तो मैं अपने शरीर को आग के हवाले कर दूंगा, जला दूंगा। यानी वो ऐसी प्रतिज्ञा करता है, कठोर प्रतिज्ञा करता है कि मैं धरती को गौड़ों से मुक्त कर दूंगा, और जो दूसरे राजा है उनके पैरों में ऐसी बेड़ियां डालूंगा कि उसकी बेड़ियों की जो कंपन होगी उससे पूरी पृथ्वी गूंजेगी, प्रकंपित होगी। अगर ऐसा मैं नहीं कर पाया तो मैं खुद को आग के हवाले कर दूंगा, यानी कि जल कर नष्ट हो जाऊंगा। ऐसी कठोर है जो प्रतिज्ञा घोषणा हर्षवर्धन कर देता है। एक और दिग्विजय की घोषणा भी साथ साथ कर देता है। क्रोध आया हुआ है, गुस्सा आया हुआ है, जोश आया हुआ है, तो घोषणाओं में कमी क्यों रखनी, घोषणाएं फुल कर देता है। जैसे आपका अभी पढ़ने का विचार बना हुआ है, आप लगातार पढ़ रहे हो, तो फिर पढ़ाई को बंद क्यों करनी, लगातार कंटिन्यू रखनी, और अपने 4 दोस्तों को भी बताना कि भाई लाइव क्लास चल रही है तो आप पढ़ो। हाँ, लाइव से याद आया कि क्लास को लाइव नहीं कर पाते, अभी आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लाइव क्लास होगी तो थोड़ा ज़्यादा आनंद आएगा। उसके लिए यूट्यूब ने हमें क्या कह दिया भाई साहब, यूट्यूब कह रहा है कि सर आपके पास तो 500 बच्चे भी नहीं है, आप क्या लाइव पढ़ाओगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 500 लोगों को क्लास से जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 500 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तब हम लाइव क्लास कर पाएंगे। ये आपकी ड्यूटी है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, ये काम आप लोग करोगे। अब दिग्विजय की घोषणा करता है, वहाँ पर वो कहता है कि उद्यानचल से लगाकर सुमेलगिरी तक और अस्तगिरी से लगाकर गंधमादन तक के समस्त राजा या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, या फिर क्या करें, अधीनता जो स्वीकार कर दे। ये ऐसी घोषणा करता है कि भाई जो समस्त राजा है वो क्या करेंगे, या तो फिर हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार करेंगे, और अगर अधीनता स्वीकार नहीं करते तो फिर वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए, शस्त्र उठा ले। अब हर्षवर्धन का जो विजय अभियान है वो मुख्य इन 5 क्षेत्रों पर चला है दोस्तों। इन 5 क्षेत्रों को अलग अलग पढ़ेंगे हम। पहला है कन्नौज, यानी कि कन्नौज में राजश्री रहती थी, कन्नौज में इनकी बहन की शादी हो रखी थी, तो कन्नौज को जीतता है, कन्नौज का अभियान पढ़ेंगे। उसके बाद में हम सौराष्ट्र या वल्लभी का अभियान पढ़ेंगे दोस्तों, और उसके बाद में पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य नरेश था उस पर भी इसने अभियान किया, युद्ध किए, वो पढ़ेंगे। सिंध का अभियान पढ़ेंगे, यानी कि सिंध और हिमालय का जो क्षेत्र था उसको भी हर्षवर्धन ने जीता था, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में पूर्वी अभियान दोस्तों आसाम, बंगाल और यहाँ आसपास का जो क्षेत्र है वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए भाई, अब पढ़ते हैं हर्षवर्धन की दिग्विजय यानी विजय अभियान। उसने कौन कौन से स्थानों को है जो विजय किया था। गर्मी बहुत पड़ रही है भाई साहब, और पटा के आ गया है पसीना। पंखा भी चला नहीं सकते, क्योंकि अगर पंखा चलाएंगे तो आवाज़ है जो स्पष्ट नहीं आएगी। चलिए, कन्नौज अभियान पढ़ते हैं दोस्तों अब। यानी हर्षवर्धन का सबसे पहला जो अभियान था वो था कन्नौज अभियान। कन्नौज अभियान इसलिए किया था कि कन्नौज में इनकी बहन की शादी थी, और कन्नौज पर ही जो मालवा का शासक देवगुप्त, बंगाल का शासक शशांक वो आक्रमण करते हैं, इसके भाई राज्यवर्धन की हत्या करते हैं, उस मामले से जुड़ा हुआ कन्नौज था। कन्नौज पर उस समय जो हर्षवर्धन के समय माने तो बंगाल का शासक जो शशांक था वो वहाँ पर
शासन कर रहा था उसके अधीन था और राजश्री को वहाँ से भगा दिया था। तो हर्षवर्धन क्या करता है भाई, अपने थानेश्वर से एक बहुत बड़ी सेना लेता है, विशाल सेना, और सेना के साथ में रवाना हो जाता है कन्नौज के लिए, कन्नौज अभियान के लिए। जब वो पहला पड़ाव डालता है, यानी सेना पहली बार रुकती है, वो आसाम में रुकती है, आसाम के क्षेत्र में, और आसाम का शासक जो होता है भास्कर वर्धन, वो भास्कर वर्धन से मुलाकात करता है। भास्कर वर्धन अपना एक जो गुप्तचर है वो हर्षवर्धन के पास में भेजता है और कहता है कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे कि जो आसाम का शासक भास्कर वर्धन हर्षवर्धन से मित्रता क्यों करना चाहता है, तो आपको बता दें कि ये भास्कर वर्मन जो था, भास्कर वर्मन भी शशांक का दुश्मन था। अब शत्रु का शत्रु क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। तो हर्षवर्धन और भास्कर वर्धन दोनों मित्र बन गए और भास्कर वर्मन ने भी अपनी सेना है जो हर्षवर्धन को दे दी। अब भास्कर वर्मन की सेना और हर्षवर्धन की सेना दोनों मिल गई हैं, यानी कि गठबंधन कर लिया है और संयुक्त सेना आगे की ओर प्रस्थान करती है। तब हर्षवर्धन को एक और व्यक्ति मिलता है रास्ते में, जिसका नाम था भांडी। आपको बता दें कि राज्यवर्धन के साथ में आया था। राज्यवर्धन की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन भांडी फिर भी सेना के साथ में इधर उधर भटक रहा था, जो हर्षवर्धन को मिल जाता है। और भांडी जब हर्षवर्धन को मिलता है तो वो उसे दो बातें बताता है। वो कहता है कि भाई जो आपकी बहन राजश्री थी वो जंगलों में भाग गई हैं कैद से आज़ाद होके, और जो शशांक है वो है जो अब कन्नौज पर शासन कर रहा है। तो हर्षवर्धन उसी समय सेना पूरी की पूरी भांडी को सौंप देता है और भांडी को कहता है कि आप जाओ और शशांक को हराओ, कन्नौज से भगाओ। तो भांडी सेना के साथ में कन्नौज जाता है और शशांक को वहाँ से भगा देता है, और हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री की खोज के लिए निकलता है और खोज में उसकी मदद करता है दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र कौन था? दिवाकर मित्र दोस्तों एक बौद्ध भिक्षु था। भिक्षुओं का काम होता है जंगलों में घूमना फिरना, जंगलों के रास्ते भी पता होते हैं। तो दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री की खोज जो कर लेता है, राजश्री को ढूंढ लेता है, और उसके बाद में राजश्री और हर्षवर्धन दोनों मिलकर कन्नौज का शासन करते हैं। तो ये था कन्नौज विजय। अब कन्नौज अभियान ये खत्म हो गया। अब अगले अभियान की बात करते हैं कि कन्नौज के जीतने के बाद में हर्षवर्धन कौन से अभियान पर है जो निकलता है। अगला उसका अभियान था दोस्तों सौराष्ट्र का, वल्लभी का। सौराष्ट्र को वल्लभी भी कहते हैं, वल्लभी का अभियान था। और वल्लभी का शासक उस समय बताते हैं कि ध्रुवसेन था। अब ध्रुवसेन पर हर्षवर्धन ने जो आक्रमण किया उसका उल्लेख हमें दो जगह मिलता है। एक जो बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित, उसमें मिलता है। वैनसांग भी इसका उल्लेख करता है, और एक इसका उल्लेख है जो ग्रंथ हैं ध्रुवसेन के, उनमें भी मिलता है। तो दोस्तों ऐसा बताते हैं कि ध्रुवसेन की मदद करने के लिए जो लाट शासक, मालव शासक और गुर्जर शासक, ये तीनों एक साथ होकर ध्रुवसेन का साथ देते हैं, ध्रुवसेन का सहयोग करते हैं। तो ध्रुवसेन की जो ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब हर्षवर्धन को ऐसा लगा होगा शायद कि भाई मैं ध्रुवसेन को नहीं जीत सकता, वल्लभी का जो शासक है ध्रुवसेन, उसको मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो वहाँ पर वो क्या करता है, कूटनीति का इस्तेमाल करता है, यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उसके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। ध्रुवसेन के साथ अपनी बहन का वो विवाह कर देता है, अपनी बहन की शादी ध्रुवसेन के साथ कर देता है। और विवाह करने के बाद में क्या होगा, दोनों में मित्रता हो जाएगी। तो अब युद्ध जैसी स्थितियां हैं जो नहीं रहेगी। इस प्रकार अपने कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए हर्षवर्धन है जो सौराष्ट्र वल्लभी को भी अपने मतलब पक्ष में कर देता है, अपने फेवर में कर देता है। उसके बाद में अगला जो अभियान है हर्षवर्धन का वो पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध था। पुलकेशिन द्वितीय एक ताकतवर शासक था दोस्तों, चालुक्य नरेश था, वो चालुक्य शासक था। पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध जो हर्षवर्धन का युद्ध है, इसका उल्लेख भी हमें वैनसांग के द्वारा मिलता है, और एक इसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय का जो लेख है उसमें मिलता है। ऐसा बताते हैं कि ये जो युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के मध्य और हर्षवर्धन के मध्य, ये नर्मदा नदी के किनारे पर हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। और उसका जो परिणाम निकला, युद्ध का क्या परिणाम रहा, यानी हार हर्षवर्धन की हुई या फिर हार यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय की हुई, इसके बारे में कहना कुछ भी इतिहासकारों के अनुसार अस्पष्ट है। क्योंकि कुछ ग्रंथों में लिखा है कि हर्षवर्धन जीता, कुछ में लिख दिया कि भाई पुलकेशिन द्वितीय जीता। अब यहाँ पर वैनसांग लिखता है कि भाई हर्षवर्धन ने युद्ध तो किया था लेकिन हर्षवर्धन जीत नहीं पाया। और पुलकेशिन द्वितीय का एक लेख है उसके अंदर लिखा हुआ मिलता है कि भाई हर्षवर्धन इतना महान शासक था जिससे जो दूसरे शासक थे वो थर थर काँपते थे, लेकिन उसी हर्ष का हर्ष या मतलब ये है कि उस हर्ष का जो आनंद था, खुशी थी, वो युद्ध में हजारों हाथियों की मौत देखने के बाद वो खुशी है जो गायब हो गई थी, या उनकी जो खुशी थी वो शांत हो गई थी। ऐसा पुलकेशिन द्वितीय के लेख में लिखा हुआ। इस जानकर से ऐसा लगता है कि इस युद्ध का क्या परिणाम रहा,
परिणाम अस्पष्ट रहा, अघोषित रहा, यानी हार जीत का कह पाना निश्चित नहीं था। लेकिन निश्चित तौर पे ये हर्षवर्धन का एक बड़ा अभियान था, क्योंकि चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय था ये भी बहुत शक्तिशाली शासक उस समय हुआ करता था। अब इस अभियान के बाद में हर्षवर्धन है जो सिंध का अभियान करता है, सिंध के क्षेत्र का अभियान करता है दोस्तों, सिंध पंजाब ये अभियान करता है। तो इसका उल्लेख भी हर्षचरित में मिलता है, और हर्षचरित में ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि 646 ईस्वी में लगभग, यानी 645 ईस्वी में जो ह्वेनसांग था वो भारत से वापस चीन चला गया था, और उसके बाद में 646 ईस्वी में ये सिंधु राज को भी अपने अधीन कर देता है, यानी कि सिंधु क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाता है और सिंधु के राजा को भी अपने अधीन कर देता है। दूसरा काम यहाँ पर ये करता है कि युद्ध कर वसूल किया, युद्ध टैक्स, यानी कि सिंधु राज से क्या ले लिया, टैक्स वसूलना भी यहाँ से स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। अगला हर्षवर्धन का अभियान दोस्तों हम पढ़ेंगे वो है पूर्वी अभियान, यानी पूर्वी भारत का अभियान। भारत का जो पूर्वी वाला हिस्सा है, पूर्वी भारत हिस्सा, वहाँ पर अभियान एक साथ चलाता है। इस अभियान के अंदर हर्षवर्धन क्या करता है, कोदक को जीतता है, कोदक को जीतता है, उड़ीसा को जीतता है, और बंगाल के क्षेत्रों को भी साथ साथ वो जीत लेता है। ह्वेनसांग लिखता है कि हर्षवर्धन 637-38 में हर्षवर्धन जब बंगाल का अभियान में जा रहा था, उससे कुछ ही समय पहले 637 और 38 ईस्वी में जो शशांक था बंगाल का नरेश, वो क्या करता है, जो बोधि वृक्ष था, बोधि वृक्ष को वो कटवा देता है, ख़त्म कर देता है। बोधि वृक्ष वही है दोस्तों जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब वो बोधि वृक्ष को कटवाता है तो बाकी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक जो थे वो काफ़ी नाराज होते हैं, और बौद्ध धर्म को मानने वाला एक बड़ा शासक उस समय मगध में था जिसका नाम था पूर्णवर्धन। तो पूर्णवर्धन को जब इसकी जानकारी मिलती है तो पूर्णवर्धन क्या करता है, हजारों गायों का दूध निकलवाता है और उस दूध से उस बोधि वृक्ष को सींचता है, उस दूध पिला पिला के बोधि वृक्ष की जड़ों को वापस जीवित करता है, और बोधि वृक्ष को पुनर्जीवित करने का जो काम करता है वो कौन करता है दोस्तों, यहाँ पर जो मगध का शासक है पूर्णवर्धन। तो ये भी दो यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, तो बोधि वृक्ष को 637-38 में लगभग शशांक ने कटवाया था, और बोधि वृक्ष को पुनर्जीवित किसने करवाया था, तो पुनर्जीवित करवाया था मगध के शासक पूर्णवर्धन ने। अब आगे बात करते हैं कि ये हर्षवर्धन के कुछ एक अभियान थे, सैन्य अभियान थे। अब हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार, यानी हर्षवर्धन का साम्राज्य कितने क्षेत्र में विस्तारित हो गया था, कितने बड़े भूभाग पर हर्षवर्धन अभी तक शासन है जो करने लग गया था। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं कि वो बिहार को जीत लिया था उसने, कन्नौज को जीत लिया था उसने, और उसके साथ साथ कश्मीर को जीत लिया था, पंजाब को जीत लिया था, कश्मीर, पंजाब, मैथिल का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, कन्नौज का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र, पूर्वी भारत को जीत लिया था, सिंध को जीत लिया था दोस्तों, सिंध प्रदेश को भी इसने है जो जीत लिया था। बाकी थानेश्वर तो इनके अधीन था ही। हर्षचरित में हर्षवर्धन के लिए एक शब्द, एक लाइन लिखा हुआ मिलता है जिसमें लिखा है सकलोत्तरपथनाथ, सकलो उत्तरपथनाथ, यानी सकल का मतलब कि पूरा का पूरा, उत्तरापथ यानी उत्तरी भारत, यानी पूरे के पूरे उत्तरी भारत का नाथ यानी स्वामी। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, बाण भट्ट की हर्षचरित में लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन कैसा था, सकलो उत्तरपथ नाथ था, यानी पूरे के पूरे उत्तरापथ यानी उत्तरी भारत का स्वामी था, नाथ था। तो ये था दोस्तों हर्षवर्धन का विजय अभियान जो आज हमने पढ़ा। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें तो आपको समझ में आएगा। क्लास को क्रम वाइज देखें, हर एक लेक्चर के नंबर भी लगे हुए हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ से देखें और लगातार देखते रहें। आगे भी आने वाले टॉपिक्स पर क्लास आती रहेगी। और ये जो क्लास हुई, इस क्लास की आपको PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल दी अर्थ एजुकेशन में मिलेगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। और क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। एक बात और कहूँगा आपको यहाँ पर कि क्लास हो रही है लगातार। देखिए अब शुरुआत की है तो कभी कभी समस्या आती है, कभी लाइटिंग की आ जाती है, कभी कैमरे की आ जाती है, तो उसका सुधार हम भी कर रहे हैं। और आप अपनी तरफ से क्या सुधार है जो चाहते हो क्लास में या कंटेंट में या पढ़ाने के तरीके में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, उस पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय राजस्थान।